Assalamualaikum everyone. Welcome back to day 2 of our 3-day web development training session. Once again, I am your host Neha Malik. Today's session, once again, yesterday's session went very good. I hope you all enjoyed it. I am so happy to see you all again. Today's session is all about completing the remaining CSS which we started yesterday, and then we will begin our exciting journey into JavaScript. We will build on what we learned in HTML, and now you will see how CSS adds and beauty in your web pages and JavaScript bring your websites to life with interactivity. In today's session, we also have live examples to understand the concept of better. At the end, if anyone has a question during the session, you can simply raise your hand. We will happy to answer you all. Now, I will hand over the session to our speaker, Gulam Mustafa, which we explain the remaining part of CSS. Gulam Mustafa, let's welcome. Assalamualaikum everyone. I am Ghulam Mustafa here from Computer System Engineering Department. तो आज हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं CSS से 5 मिनट का आपको रिवीजन में करा देता हूँ। CSS हमने स्टार्ट की थी तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा रह गया था पार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं CSS फॉर बिगनर्स। हमने इंट्रोडक्शन कराया था CSS का। इंट्रोडक्शन में CSS होती क्या है उसके बारे में हमने बताया था कि स्टाइल शीट होती है हमारे HTML पेज को स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए, लेआउट को इम्प्रूव करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। CSS को हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी अपने वेब पेज को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर डिस्प्ले लेआउट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मल्टीपल डिवाइसेस में हम अपने डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से देख सकें। और उसके अलावा हमने CSS के सिंटैक्स को देखा था, जैसे कि सिलेक्टर होता है, डिक्लेरेशन होती है और वो किस तरीके से वर्क करती हैं उसे देखा था हमने। H1 फॉर एग्जांपल हमारा सिलेक्टर है, फिर डिक्लेरेशन की थी और फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, सेकंड हमारी वैल्यू आती है और प्रॉपर्टी और वैल्यूज को हम कॉलन के जरिए से सेपरेट करते हैं और डिफरेंट डिक्लेरेशंस को हम सेमी कॉलन के जरिए से सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमने CSS सिलेक्टर्स को देखा था। CSS सिलेक्टर्स में हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर थे, जिनमें से हमने 5 सिलेक्टर्स देखे थे, जिनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सीडो क्लास सिलेक्टर, सीडो एलिमेंट सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। Select element based on specific relation between them, ये हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होते हैं। और सिंपल सिलेक्टर हमारा बेस करता है नेम, आईडी और क्लास पे, और जो क्लास एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेट पे बेस करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर जो होते हैं हमारे वो सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट को बाय द स्टाइल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और उसके बाद एट्रीब्यूट सिलेक्टर था, जो कि एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यूज पे सिलेक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा था कि हम CSS की फाइल्स को HTML पेज में कैसे ऐड करते हैं, तो वो हमने 3 मेथड को देखा था: एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। एक्सटर्नल CSS यानी एक हम सेपरेट फाइल लेते हैं, सेपरेट फाइल को हम कनेक्ट कराते हैं अपने HTML पेज से। और इनलाइन CSS जिसमें हम अपनी HTML पेज में स्टाइल का टैग लेके उसमें यानी CSS को अप्लाई करते हैं। और इनलाइन CSS बहुत ही हमारी, जो कि हम एक सिलेक्टर में CSS अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक सिलेक्टर में। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो CSS कमेंट के बारे में मैंने बताया था कुछ। उसके बाद CSS कलर, RGBA, HSLA, इसके बारे में कुछ हमने आइडिया दिया था आपको। उसके बाद CSS बैकग्राउंड, CSS के बैकग्राउंड हम किस तरीके से लगाते हैं वो हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया था। बैकग्राउंड, कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद CSS हाइट, विड्थ, मैक्स विड्थ, इसका यानी हमने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे CSS बॉर्डर से। The border property is the shorthand property for the following individual border properties: border width, border style required, border color। बॉर्डर हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें 3 चीजें
तीन चीजों में से एक चीज रिक्वायर्ड होती है मेनली, कि उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। सॉलिड होना चाहिए, डैश होना चाहिए, वो हमें रिक्वायर्ड होता है। और बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट आपकी यानी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद आप वैल्यूज देते हैं। आप शॉर्ट हैंड वे से अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट आप उसकी विड्थ डिफाइन करते हैं, देन उसका स्टाइल डिफाइन करते हैं, उसके बाद कलर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। H1 एक हेडिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लोरम ले लेते हैं। लोरम एट, हमारी एक हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद हम इस पे बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं कि स्टाइल का टैग लेते हैं, इंटरनल सीएसएस अप्लाई करते हैं। इस टैग में हम इस पे बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम पहले H1 लेते हैं। H1, H1 के बाद हम इसको कलर दे देते हैं। कलर फॉर एग्जांपल वाइट दे देते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं। चलो ठीक, ग्रीन दे देते हैं। उसके बाद हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर फॉर एग्जांपल, बॉर्डर हम कौन सा देना चाहते हैं, जैसे देखें। बॉर्डर देने के लिए आप पहले उसकी विड्थ डिफाइन करेंगे, फिर उसकी स्ट्रेट, देन कलर। फॉर एग्जांपल हम इसको बॉर्डर दे रहे हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। देन हम इसको कर रहे हैं सॉलिड, सॉलिड। और उसके बाद हम इसको कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। अब हम इसको, ये आप देख सकते हैं इस पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और हम बॉर्डर पे हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी यानी बॉर्डर पे ये दिया है, बॉर्डर को 10 पिक्सल विड्थ दी है, सॉलिड स्टेट बताइए, उसको हमने ब्लैक कलर किया है। हम चाहें तो इसको डैश भी कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, डैश करेंगे तो ये डैश हो जाएगा। ये देखें। और अगर हम चाहते हैं कि इसको बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दें, बॉर्डर रेडियस से क्या होता है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये स्मूथली हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाएंगे। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको वापस सॉलिड कर देते हैं, फिर आपको क्लियर नजर आएगा। ये सॉलिड हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल कर देते हैं। ये हमारा आ गया बॉर्डर रेडियस। देखें इसके जो एडजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, काफी स्मूथ हो चुके हैं। ये हम अप्लाई करते हैं जब हम अपना वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना होता है मल्टीपल लोकेशंस पे। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये जो वेब पेज ओपन है हमारी, ये टैब ओपन है, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ये भी काफी स्मूथ है। इस पे भी सेम बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है स्मूथ करने के लिए। अगर हम अपने पेज को भी, अपने हेडिंग को भी इतना इतना स्मूथ करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ये देखें, काफी इससे इससे सिमिलर हो चुकी है। इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं और मल्टीपल बॉर्डर बॉर्डर वैल्यूज दे सकते हैं। सॉलिड, डैश और भी मल्टीपल वे से हम बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। और आपको एक और चीज दिखाता हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर साइज, बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉटम दे सकते हैं, बॉर्डर कलर भी सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर टॉप भी कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ भी दे सकते हैं डायरेक्ट।
बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। अगर ये हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाए कि हम बोला जाए कि बॉर्डर लेफ्ट साइड से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी लेफ्ट पे स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट बॉर्डर लेफ्ट लेंगे, फिर उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। या अगर हमें राइट पे काम करना है तो हम बॉर्डर राइट लेंगे। अगर हमें बॉर्डर बॉटम में काम करना है तो बॉर्डर बॉटम लेंगे। तो हम अगर डायरेक्ट बॉर्डर लेते हैं तो वो यानी हमारे जो हेडिंग है, जो बटन है, उसके चारों तरफ अप्लाई हो जाता है। अगर हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अप्लाई करना है तो फिर वो हम लोकेशन यहाँ से ले सकते हैं और उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा CSS बॉर्डर। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको आगे हेल्प देती हैं उनको समझने में, आगे अप्लाई करने में। उसके बाद आ जाते हैं हम CSS मार्जिन। CSS margin. The CSS margin property are used to create space around the element outside of any defined borders. With CSS, you have full control over the margins. There are properties for setting the margin for each side of an element, top, right, bottom, and left. The CSS margin property shorthand property for the following individual margin properties. CSS मार्जिन प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, हम को यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल। CSS का जो मार्जिन प्रॉपर्टी है वो हमारे हेडिंग या बॉक्स के आउटसाइड वर्क करती है, और जब हम पेडिंग अप्लाई करते हैं वो हमारे यानी हेडिंग के इनसाइड वर्क करती है। अब हम जो भी अप्लाई करते हैं तो वो उसके आउटसाइड अप्लाई हो जाता है। अब इसके बॉर्डर से मार्जिन इंक्रीज हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट में हम जाके बॉर्डर यानी बॉक्स मॉडल के जरिए से भी देख सकते हैं। ये हमारा आ गया बॉर्डर। बॉर्डर हमने दिया नहीं है, पेडिंग। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल है। ये इसमें मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग, यहाँ से हम बॉक्स मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम H1 को कलर बैकग्राउंड बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि और क्लियर चीजें दिखे हमें। बॉर्डर देते हैं 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल। उसके बाद सॉलिड, उसके बाद ब्लैक, ब्लैक, कंट्रोल S, कंट्रोल C। मार्जिन हम बाहर बॉडी को अप्लाई करके देखते हैं। ये देख लें, ये हमारा यानी एक हेडिंग है। हेडिंग हेडिंग के अंदर हमारा कंटेंट है, उसका हमने कलर वाइट किया है, उसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन किया है, उसको बॉर्डर ब्लैक अप्लाई किया है, और आउटसाइड हमने मार्जिन रखा है। मार्जिन हमारा किस तरह शो होता है, वो हमारे बॉडी के आउटसाइड शो होगा। और बॉर्डर जो है हमारा, ये ब्लैक कलर का है, ये हमारा बॉर्डर आ गया। पेडिंग हमारी इनसाइड आएगी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक है CSS padding. the the CSS padding property are used to generate space around an element content inside of any defined borders. यानी जो भी हमारा बॉर्डर डिफाइन होगा उसके इनसाइड जो स्पेसिंग एलोकेट की जाएगी उसे हम पेडिंग बोलते हैं। वो हम पेडिंग टॉप भी कर सकते हैं, पेडिंग बॉटम भी कर सकते हैं, पेडिंग राइट भी कर सकते हैं, पेडिंग लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक H1 हेडिंग ली हुई है, इसको हम पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग फॉर एग्जांपल इसको हम देते हैं 10 पिक्सल। ये देख सकते हैं इसमें स्पेसिंग बढ़ चुकी है, ये चारों तरफ से इसमें स्पेसिंग बढ़ चुकी है। पेडिंग हमने दे दी है, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ चुकी है। ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा कंप्लीट बॉक्स है, और बॉक्स में ये हमारी पैर, मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग,
और सेंटर में हमारा कंटेंट है, ये कंप्लीट हमारी हेडिंग है। और उसके बाद हम चाहें तो उसको पैडिंग लेफ्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैडिंग लेफ्ट, फॉर एग्जांपल हम उसको देते हैं 10 पिक्सल पैडिंग। तो लेफ्ट साइड से पैडिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम चाहें तो इसको पैडिंग राइट साइड से भी दे सकते हैं, राइट साइड से इंक्रीज हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं स्पेसिंग बढ़ चुकी है इस साइड से। और उसके बाद हम चाहें तो इसको पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट भी कर सकते हैं, पैडिंग टॉप कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम कर सकते हैं, पैडिंग राइट कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 100 दे दें पिक्सल्स, 30 पिक्सल कर देते हैं। तो बॉटम में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, बॉटम में स्पेस इंक्रीज हो गया, ये हमारी पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। और ये काफी सिंपल टॉपिक्स हैं, इनकी आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे आगे अगर आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो इन चीज़ों की आपको बेसिक की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं CSS box model. CSS box model. In CSS, the term box model is used when talking about the design layout. The CSS box model is essentially box that wrap around the every HTML element. It consists of concept, padding, borders, margins, the image below the illustrate the box model. For example, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये हमारा एक बॉक्स मॉडल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा फुल कंप्लीट हेडिंग है, उसमें यानी पैडिंग भी आ रही है, उसमें हमारा बॉर्डर भी आ रहा है, मार्जिन भी आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मार्जिन की वैल्यू जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मार्जिन की वैल्यूज शो हो जाती हैं, पैडिंग की वैल्यूज शो हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारी जो कंटेंट है वो शो हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर एक डिव में क्लोज करते हैं, ये हमारा डिव आ गया, कंट्रोल X। अब हम अगर इस पे CSS अप्लाई करें, ये डिव के अंदर, ये डिव सिलेक्ट हो गया हमारा। हम डिव को भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, तो पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल। ये देखें, ये हमारा डिव है, डिव के अंदर हमारी H1 हेडिंग है, डिव को हमने बैकग्राउंड रेड किया है, तो पैडिंग दी है हमने 30 पिक्सल, तो वो हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हम इसको दोबारा से, ये देख सकते हैं, ये हमारा अभी मार्जिन शो हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो गया है आउटसाइड दी बॉक्स, यानी हेडिंग की आउटसाइड हमारा मार्जिन अप्लाई हो चुका है। बॉर्डर बॉर्डर हमारा ये जो हमने ब्लैक कलर का दिया है वो सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और पैडिंग पैडिंग हमने इंक्रीज की थी बॉटम से 30 पिक्सल, वो शो हो रही है कि यहाँ से पैडिंग बढ़ी है। और ये हमारी कंप्लीट हेडिंग है, जो हमारा कंटेंट है सेंटर में वो शो कर रहा है। इसके अलावा ये हमारा मार्जिन शो कर रहा है। इससे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मार्जिन किस तरीके से वर्क करता है। मार्जिन यानी आउटसाइड दी हेडिंग, आउटसाइड दी बटन, आउटसाइड दी बॉक्स स्पेसिंग इंक्रीज करनी हो तो हम मार्जिन मार्जिन यूज करते हैं। अगर हमें यानी स्पेसिंग इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बटन इंक्रीज करनी हो तो हम पैडिंग यूज करते हैं। ये बॉक्स मॉडल भी हमारा हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं CSS टैग्स। CSS tags has a lot properties formatting text. For example, text color, text alignment, text decoration, text transformation, text spacing, text shadow.
टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, वर्ड की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। फिलहाल हम देखते हैं, कलर से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया हुआ है, ये हमारे टेक्स्ट पे कलर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अगर हम चाहें इस टेक्स्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करें, सेंटर कर दें, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दें तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। देखें सेंटर में आ चुका है हमारा टेक्स्ट। और उसके बाद अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन में हम इसको अगर अंडरलाइन कर दें तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये अंडरलाइन हो चुका है टेक्स्ट हमारा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हमारी टेक्स्ट की, जो आप अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करने से ही आपको ये चीजें ज़हन में बैठेंगी। इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को यानी कैपिटलाइज कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कैपिटलाइज करना है या लोअर, हम अपर केस कर देते हैं, अपर केस करते हैं, कंट्रोल एस हम कर देते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे अपर केस हो चुका है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा हम शेडो शेडो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पे वर्ड स्पेसिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। वर्ड स्पेसिंग फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। ये आप देख सकते हैं, इसमें स्पेसिंग इंक्रीज हो चुकी है। इस तरीके से हम अपने यानी वेब पेज में अगर हमारा कंटेंट में स्पेसिंग कम हो तो हम उसमें स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं वर्ड के दरमियान। और उसके अलावा हम अगर शेडो अप्लाई करना चाहें तो हम शेडो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट शेडो, और फिर हम उसकी वैल्यूज असाइन करके उस पर टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल, ये भी 2 पिक्सल कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, शेडो अप्लाई हो चुका है हमारी हेडिंग पे। इस तरीके से हम मल्टीपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। और ये हमारी बेसिक चीजें थी जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड थी। अब हम आ जाते हैं CSS फॉन्ट। CSS फॉन्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे यानी एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज के लिए, क्योंकि इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है यूजर पे, जो पड़ता है वो पड़ता है फॉन्ट का। जब एक यूजर एक वेब पेज पे आता है तो वो आपके जो आर्टिकल्स रीड करता है, अगर उनकी फॉन्ट उनको सही रीड करने में इजी होगी तो वो काफी अट्रैक्टिव वेब पेज होता है। और इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट ये चीज को नोट करना होता है कि अपने जो भी हम वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छे तरीके से फॉन्ट फैमिली यूज करें, एक प्रॉपर फॉन्ट फैमिली यूज करें। उसकी जो फॉन्ट वेट है अकॉर्डिंग टू हेडर में अगर हम जो मेन हमारा लोगो है उसका जो फॉन्ट वेट है वो इंक्रीज होना चाहिए एज कंपेयर टू नेम मेन्यूज का कम होना चाहिए और लोगो का ज्यादा होना चाहिए। उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है वेब पेज के हिसाब से। डिफरेंट लोकेशन पे हमें फॉन्ट वेट को एडजस्ट करके सेट करना पड़ता है रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए। हर जगह पे हम सेम फॉन्ट वेट अप्लाई नहीं करते, हर जगह हमें डिफरेंट वेट फॉन्ट वेट को डिफरेंट रखना पड़ता है। उसके बाद हमारा फॉन्ट फॉन्ट फैमिली आ जाती है।
और फॉन्ट साइज आ जाता है, वो भी हमें, अगर हम एक बटन बना रहे हैं और एक हम नेम मेन्यू बना रहे हैं, तो उन दोनों में फॉन्ट साइज का डिफरेंस होना लाजमी है। बटन में जो टेक्स्ट होगा उसकी साइज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नेम मेन्यू की फॉन्ट साइज है वो अकॉर्डिंग टू हेडर होगी, हेडर के हिसाब से ही फॉन्ट साइज होगी। और उसके बाद आता है फॉन्ट स्टाइल भी वेरी करता है हमारी यानी एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉन्ट की कुछ एग्जांपल्स को देख लें, प्रॉपर्टीज को देख लें, फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से हम एक फैमिली सिलेक्ट कर लेते हैं, अराइवल सैंस सेरिफ अप्लाई करके देख लेते हैं। इसका जो शेडो को हम फिलहाल हटा देते हैं ताकि हमें अपना टेक्स्ट क्लियर दिखे। ये आप देख सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली हमने जैसे ही चेंज की तो इसके जो वर्ड्स हैं उनकी फॉन्ट फैमिली यानी उनका जो लेआउट है काफी चेंज हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। इस तरीके से हम डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज को यूज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिलीज, ये मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज है, आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। आप ये सारी प्रैक्टिस करें, बारी बारी इनको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने अप्लाई किए, अब ये कुछ डिफरेंट नजर आ रही है सैंस सेरिफ से। मेनली जो हमारी यूज होती है वो सैंस सेरिफ ही यूज होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉन्ट साइज पे, तो यहाँ पे हम अपना फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्मॉल, तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो स्मॉल हो जाएगी। और अगर हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दें तो ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगी। ये मैं 1 मिनट जी, जी अगर किसी भी मेंबर को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड राइज कर दे। हैंड राइज करेंगे तो आपकी माइक ओपन करेंगे और आप उसी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप अपने पास एक नोटबुक रख लें, वहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाएं कि आपकी जो है ना क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। ऐसे होता है कभी कभी लास्ट में आप भूल भी जाते हैं, तो आप हैंड राइज करते, हम आपकी माइक ओपन करेंगे। ठीक है, गेम कंटिन्यू। जी, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नोट करता जाए, लास्ट में वो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो वो हैंड रेज करके भी क्वेश्चन कर सकता है। अदरवाइज मैं लास्ट में कंप्लीट यानी सीएस का रिवीजन भी करवा दूंगा आपको, जितने भी टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारी फॉन्ट साइज हो गई। अब हम आ जाते हैं फॉन्ट वेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल्ड करते हैं तो उसकी जो बोल्ड करते हैं तो उसकी बेसिक वैल्यूज जो होती है वो 900 ही होती है। अब हम बोल्ड कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड है तो इस वजह से यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया है। अब इस पे अप्लाई करके दिखाएंगे आपको ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप्लाई हुआ नहीं हुआ। फॉन्ट वेट बोल्ड पैराग्राफ आ गया हमारा। ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है। इस तरीके से हम अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। और हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी फॉन्ट को 800 पिक्सल भी कर सकते हैं, 600, कितनी यानी बोल्डनेस है वो भी हम सेट कर सकते हैं उसकी। और उसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। फॉन्ट की फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम, इटैलिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हम बेसिकली यूज करते हैं कोई भी एड्रेस से रिलेटेड हमारा जो टेक्स्ट होता है वो बेसिकली ज्यादातर इटैलिक में लिखा जाता है, इटैलिक स्टाइल में। ये हमारा इटैलिक स्टाइल हो गया। और काफी प्रॉपर्टीज कवर हो गई फॉन्ट की। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये थी हमारी सीएसएस फॉन्ट।
और अभी हम आ जाते हैं अपनी CSS लिंक। CSS लिंक में ये होता है कि यानी the CSS link can be styled in many different ways। अपने जो हम हमारे जो CSS लिंक्स हैं उनको हम मल्टीपल वेज के जरिए उनको स्टाइल कर सकते हैं। अ लिंक, अ नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, अ विजिटेड लिंक यूजर हैज विजिटेड, अ होवर अ लिंक व्हेन द यूजर माउस ओवर इट। अ होवर, होवर जो होता है वो हमारा वो इफेक्ट होता है जब हमारा यूजर अपने माउस के कर्सर को हमारे यानी लिंक पे मूव कराता है तो उसे बोलते हैं होवर इफेक्ट। और दूसरा एक्टिव लिंक, अ लिंक मोमेंट इट इज क्लिक। जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। ये मल्टीपल स्टेट होती है हमारे लिंक की। फॉर एग्जांपल हम इनको ये पढ़ा रहे पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ही हम एक लिंक ले लेते हैं, वो कर देते हैं एक लिंक का डॉट स्लैश। हम अपनी एक दूसरी फाइल को कॉल कर देते हैं इसमें डॉट टेक्स्ट को, और फॉर एग्जांपल इसमें लिख देते हैं क्लिक मी। तो ये हमें सिंपल लिंक शो होगा, ये सिंपल लिंक शो हो रहा है। अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। हम अपने ए पे मल्टीपल CSS अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके होवर पे इसका कलर ब्लू शो हो रहा था, जैसे हम लेके जा रहे हैं तो ब्लू, आई थिंक रेड। होवर पे ब्लू ही कलर शो हो रहा है, जब क्लिक करते हैं वो रेड हो रहा है। तो अभी हम इस पे होवर पे इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कलर कर देते हैं होवर पे ग्रीन। तो इसके होवर पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पे कर्सर लाते हैं तो इसका कलर ग्रीन चेंज हो रहा है। और ये हमारे मल्टीपल स्टेट के बेस पे हम इस पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। होवर हो गया, इसके अलावा विजिटेड, जब हमारा यूजर विजिटेड कर ले तो तब क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं हम। कलर, एक्वा, विजिटेड हो गया, होवर हो गया, एक्टिव स्टेट व्हेन यूजर क्लिक ऑन इट। अगर यूजर क्लिक करता है तो उस पे जो कलर चेंज होगा वो एक्टिव स्टेट पे अप्लाई होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ए एक्टिव, इस पे कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर इस पे कर देते हैं ब्राउन। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये अप्लाई कर रहे हैं, जब अप्लाई करते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। ये मल्टीपल इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे यानी स्टेट या हमारे लिंक की स्टेट पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी स्टेट जो है हमारी यानी अनविजिटेड है, जब हम हमारे यूजर ने विजिटेड नहीं किया तो हम लिंक लिखते हैं। यानी उस जो भी मल्टीपल, फर्स्ट हम लिंक को डिफाइन करते हैं, उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद हम लिंक लिखते हैं, तो वो उस पे जो CSS अप्लाई होगी वो अप्लाई हो जाएगी नॉर्मल और अनविजिटेड लिंक पे। और एक विजिटेड लिंक पे हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिंक डिफाइन करेंगे, या अगर हमें कोई सिलेक्टर लेते हैं उसमें लिंक यूज किया है तो पहले सिलेक्टर लेंगे, फिर लिंक, फिर उसके बाद कोलन, और उसके बाद विजिटेड। देन हम उस लिंक लिंक पे जो भी CSS अप्लाई करेंगे वो एज अ विजिटेड लिंक स्टेट में अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा होवर इफेक्ट जो है हमारा वो तब अप्लाई होगा जब हमारा यूजर यानी माउस, यानी अपने माउस का जो कर्सर है उसे लेके जाएगा हमारे लिंक पे, तो वो तब अप्लाई हो जाएगा। और उसके अलावा अ लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक, जब यूजर क्लिक कर देगा हमारे लिंक पे तो तब जो इफेक्ट होगा वो हमारा एक्टिव स्टेट पे अप्लाई होगा। ये थी हमारी कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लिंक से रिलेटेड।
उसके बाद हम देख लेते हैं CSS लिस्ट। CSS लिस्ट जो है हमारी HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। इन HTML देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। हमारे पास जो बेसिकली जो CSS HTML में जो लिस्ट होती हैं वो दो लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, इन दोनों पे हम CSS अप्लाई करके इनको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इसको सर्किल कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम इसको अल्फाबेटिकली कर सकते हैं या रोमन रोमन कर सकते हैं, और इसके अलावा डेसिमल नंबर्स पे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। और the CSS property allow you to set the different list item marker for the order list, set a different list item marker for unordered list, set an image as the list item marker, add background color to list and list items. For example, CSS की हम CSS list की एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, उसको उससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इनको क्लोज कर देते हैं, हमें अभी इनकी नीड नहीं है। अभी हमें नीड है सिर्फ लिस्ट की। CSS लिस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं UL लाइन। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लैक, ब्लैक इसको हम कर देते हैं ग्रीन। रेड। और इसके अलावा हम इसको कर देते हैं ब्लू, और इसको हम कर देते हैं वाइट। हम इसमें दो लिस्ट बनाएंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ULLI। एक लिस्ट ये हो गई हमारी। एक हम OL लिस्ट बना देते हैं। OL लिस्ट में भी हम सेम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसमें। अभी हम सिंपल ये पेज देख लेते हैं हमें कैसा शो हो रहा है। ये हमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारी हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमारी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से शो हो रहा है, और इसमें हमें अनऑर्डर्ड वे में शो हो रहा है, सर्कल, एज अ सर्कल फॉर्म में। अब हम इस पे CSS अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वे के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम UL1 इसको एक क्लास देते हैं, क्लास A, और इसको क्लास देते हैं क्लास B। ठीक है। अब हम इस पे CSS अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल UL हमारा UL है, UL के अंदर हमारा A डॉट A हमारी क्लास है, UL है, उसके अंदर हमारी डॉट A क्लास है, और उस पे हम यानी CSS अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी UL, एक मिनट, ये हमारी UL आ गई। UL के अंदर हमारा डॉट A लिंक है, और पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डॉट A है, उसको हम लिस्ट का जो स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल की जगह हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, इसको हम तरीके से कर देते हैं, अब हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये स्क्वायर हो चुका है, का जो स्टाइल है यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है अनऑर्डर लिस्ट का।
इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसे रोमन में करना है तो हम इसको OL देन डॉट देन B, उसके बाद हम इसको अगर हम चाहते हैं यानी लिस्ट ये हमारी आ गई लिस्ट, और इसकी स्टाइल टाइप अगर हम चाहते हैं कि इसको हम दे दें लोअर रोमन से क्या होगा कि रोमन ऑर्डर में ये लिस्ट बन जाएगी हमारी। इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्मॉल रोमन में बन चुकी है लिस्ट हमारी। अगर हम इसको अपर रोमन में चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, आप यहाँ से उनको एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ये हमारी लोअर वैल्यूज हैं, यहाँ से हम अपर वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी नन भी कर सकते हैं वैल्यूज, और यहाँ से हम सर्कल डेसिमल और डेसिमल लीडिंग जीरो जो है, इससे क्या होगा कि आपको डेसिमल वैल्यूज के साथ जीरो भी शो होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें 0, 01, 02, 03, 05 अप टू, यानी जीरो भी आपको शो होगा इनिशियल वैल्यूज में। और उसके अलावा आप इस पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड होना चाहिए आउटसाइड, जो इनिशियली होता है वो आउटसाइड होता है, और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इनसाइड कर देंगे तो उसका जो लिस्ट का ऑर्डर होगा वो इनसाइड हो जाएगा। अप्लाई किया है हमने OL पे तो ऑर्डर लिस्ट पे, तो इफेक्ट का अप्लाई होगा ऑर्डर लिस्ट पे। इसकी जो स्पेसिंग है वो इस तरफ आ जाएगी थोड़ी, ये देख सकते हैं इस तरफ आ चुकी है। और इस तरीके से हम अपनी CSS की स्टाइल लिस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर CSS अप्लाई करके उसको एनहेंस कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था CSS लिस्ट से रिलेटेड। और उसके बाद हम आ जाते हैं CSS लेआउट। द Z index property, when element are positioned they can overlap other elements. The Z index property specify the stack order of an element, which element should be placed in front of behind the others. Z index property में क्या होता है? Z index property में ये होता है कि जब हम एक यानी हेडिंग एक हेडिंग होती है, एक इमेज होती है। जब अब हम एक इमेज को अप्लाई करते हैं हेडिंग से पहले, तो उसमें क्या होता है वो ओवरलैप कर जाती है। यानी ये बिल्कुल स्टैक के ऑर्डर में वर्क होता है। स्टैक में क्या होता है लीफो प्रिंसिपल होता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम इसमें यानी इमेज पहले हमारा टेक्स्ट होता है, उस पर हम इमेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हाइड हो जाता है। और ये बेसिकली इस प्रिंसिपल को हम जेड इंडेक्स को यूज नहीं करते, तो इससे ओवरलैपिंग होती है। इसलिए ओवरलैपिंग को हमें कम करने के लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। आज के सेशन में हमारी थी टोटल जेड इंडेक्स से रिलेटेड, जेड इंडेक्स आ गया लेआउट से रिलेटेड। उसके बाद CSS लिस्ट, CSS लिंक्स, फॉन्ट, टेक्स्ट, बॉक्स मॉडल, CSS पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर्स, हाइट। और इसके अलावा कुछ चीजें आपको मैंने एज अ असाइनमेंट दी थी कि आप उनको रीड कर लीजिएगा। CSS ग्रेडियंट्स, CSS ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, फ्लेक्स बॉक्स एडवांस, ग्रेड। CSS ग्रेडियंट्स में क्या होता है हमारे कलर्स होते हैं, एज अ ग्रेडियंट हम यूज करते हैं। ट्रांजिशंस होती है, एनिमेशंस होती हैं, जो आप ऑनलाइन रीड कर लीजिएगा। आगे अगर हमारा कोई सेशन हुआ तो हम आपको उस सेशन में कंप्लीट CSS कवर कराएंगे, एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना के आपको दिखाएंगे। ये हमारा बेसिक CSS फॉर बिगनर्स के लिए था, ताकि जिन्हें कोई नॉलेज ना हो CSS की, तो हम उन्हें CSS के बारे में कुछ नॉलेज दें, ताकि वो अपना स्टेप उठाएं और इस पे वर्क कर सकें। और उसके अलावा अगर आपका इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल वेब टेम्पलेट बनाई है जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एज अ बिगनर। वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ईच एंड एवरी लाइन वेल एक्सप्लेन्ड है, जिससे आपको कोड को समझने में आसानी होगी, और वो उससे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। उससे मैं आपको एक वेबसाइट का लेआउट भी
समझा देता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लेआउट डिजाइन किया है मैंने, और जिसमें ये हमारा एक हेडर होता है। हेडर में हमारे नैब मेन्यूज होते हैं, उसके बाद हमारा बैनर आ जाता है, उसमें एक हमारा बटन होता है, और जैसे हम नीचे आते हैं उसमें हमारा अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन के बाद हमारे यानी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें ये मेन चीज़ें होती हैं। माई स्किल जैसे हो गया, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है, जिससे हमारे बॉक्स मूवमेंट कर रहे हैं, और इस पे हमने एनिमेशंस भी अप्लाई किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कोड फिर भी, जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेस्कटॉप बेसिक, इस कोड में ईच एंड एवरी लाइन वेल एक्सप्लेन्ड है, जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प होगी। ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैंने सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट आपको लाइव वेब पेज को डिज़ाइन करके दिखाऊं, बट इतना टाइम नहीं था, आगे जावास्क्रिप्ट ही आपको पढ़नी है। उस लिहाज से फिर मैंने कहा कि ये आपको कोड में प्रोवाइड कर दूंगा टाइप करके, तो आप कर लीजिएगा, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और ये कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोड को मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इसमें यानी किस तरीके से कोड टाइप किया गया है, और वेब पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं यानी इनिशियली। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेब पेज है, जिसमें यानी बॉडी में सबसे पहले आ जाता है हमारा हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में क्या होता है, हमने दो डिव लिए हैं। एक डिव लिया है जिसको हमने क्लास दी है कंटेनर की, नेब लिया है, नेब बार बनाया है उसमें। एक एक लिंक लिया है फॉर दी लोगो, और उसमें हमने फिलहाल लोगो के लिए हमने पोर्टफोलियो एक टेक्स्ट लिखा है जो हम लिंक शो करा रहे हैं। और उसके बाद हमने यूएल में एलआई में हमने अपने नेब बार के मेन्यूज शो कराए। ये हमारा हेडर सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसकी सीएसएस आ जाती है, और उसके बाद एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि हमारे कंप्लीट पेज पे अप्लाई हो जाता है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिए, जो कि हमारे कंप्लीट पेज पे ही अप्लाई हो जाता है। उसके बाद हम बॉडी पे आ जाए तो बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर वाइट किया हुआ है। कलर कलर्स का ये लाइट ग्रे है, आई थिंक डार्क ग्रे किया हुआ है। लाइन हाइट दी हुई है। डॉट कंटेनर में विथ इंक्रीज की है। उसके बाद मैक्स विथ दी है, मार्जिन दी है, पैडिंग दी है। और उसके अलावा हेडर पे जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, और वाइट कलर जो है टेक्स्ट का वाइट किया हुआ है। पैडिंग अप्लाई की हुई है, पोजीशन स्टिकी की हुई है। और इसमें देखें जेड इंडेक्स यूज किया गया है। जेड इंडेक्स काफी यूज होता है, इसलिए आपको इन चीजों को देखना है ऑनलाइन। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कंप्लीट तरीके से बनाना सिखाएंगे। उसमें हम जो है फ्रेमवर्क्स को यूज करेंगे, लाइक बूटस्ट्रैप हो गई या टेलमेंट सीएसएस, उससे रिलेटेड यानी एक आपको कंप्लीट वेब पेज डिजाइन करना सिखाएंगे। सेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक सेशन में हेडर हो गया, दूसरे सेशन में हम उसमें यानी कंटेंट एरिया और उसके अलावा फुटर वगैरह सब कुछ हम कवर कराएंगे। इस सेशन में बेसिक चीजें थी जो आपकी नॉलेज में होना जरूरी थी, वही चीजें हमने कवर कराई हैं। उसमें अभी आ जाता है कि अबाउट सेक्शन, ये हमारा बैनर सेक्शन है, उसकी एचटीएमएल है। सेक्शंस बनाए हुए हैं हमने, डिफरेंट सेक्शंस, फिर उसमें हमने चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, फिर उन पे सीएसएस अप्लाई की हुई है। ये बैनर सेक्शन आ गया, अबाउट सेक्शन, स्किल सेक्शन, प्रॉपर्टी सेक्शन, इसी तरीके से हमारा कॉन्टेक्ट सेक्शन, फुटर सेक्शन, फिर ऊपर हमने इस पे सीएसएस अप्लाई की हुई है। डॉट बैनर पे सीएसएस अप्लाई की हुई है। डॉट बैनर कंटेंट, डॉट बैनर H1 हेडिंग्स पे अप्लाई की हुई है, पैराग्राफ पे। और ये हमने यूज किए है फेड इन एनिमेशन डेफिनेशन। इसमें जो हमने फेड एनिमेशन यूज की है वो किस तरीके से यूज की है, हमने की फ्रेम्स यूज करते हैं एनिमेशन में। की फ्रेम्स के जरिए हम यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं कौन सी एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे उसका नेम देते हैं, और फिर उसके बाद
हम यहाँ पे हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें एनिमेशन अप्लाई करनी है, फ्रॉम फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक। उसके बाद हम एनिमेशन को कॉल करवाते जाते हैं जहाँ जहाँ हमें अप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जांपल एनिमेशन फेड इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स हमने अप्लाई किए। इसी तरीके से हमने एक दफा यहाँ पे कॉल कर दिए, यहाँ पे यानी इसको यहाँ पे सेट कर दिया की फ्रेम। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे 2.5 सेकेंड। जस्ट एक दफा की फ्रेम्स हम लिखते हैं, उसके बाद मल्टीपल मल्टीपल लोकेशन पे हम उसको यूज कर सकते हैं। ये काफी एडवांस चीजें हैं। पहले आप बेसिक स्टेप, अगर आप एज अ बिगनर सीख रहे हैं तो आप बेसिक चीजों को कवर करें, उसके बाद एनिमेशन पे आए, ग्रेड्स पे आए। ये चीजें आपको सीखना लाजमी है, बट आप एज अ इनिशियली स्टार्ट करें, यानी इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करें, यानी बैकग्राउंड कलर, हाइट्स, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स मॉडल, टेक्स्ट वगैरह की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करें, इन पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज है इजीली यानी आप बना सकें। तो आज का जो हमारा सेशन था CSS का, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इसको। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और ये स्लाइड्स और कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। कोई क्वेश्चन किसी को? If you all have any question, raise your hand. आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको यानी हमारे जो कोई स्टूडेंट का जो पेज है लिंक्डइन पे, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी आईडी मेंशन की जाएगी, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं आप वहाँ से भी। और अगर आप कुछ सीखना चाहें, और बैकएंड का भी अगर सीखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेरी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरी आईडी पे आके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वो आपको मेरी आईडी मेंशन की जाएगी कुछ स्टूडेंट्स में, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ से आगे सीमा मैथलो कंटिन्यू करेंगी जावास्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच गाइस। Okay, the session went really well. I hope you all enjoying it. Big thanks to our speaker Ghulam Mustafa. Now I will take over the session. Seema, let's welcome Seema. Seema will teach you about JavaScript. Assalamu alaikum. My name is Seema Mitlo. I am computer science student from Kuch Nawabshah, also a front-end developer. Today we will learn about the JavaScript basics. I will try to explain everything in easy way. And then अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इस सेशन में, तो काइंडली आप लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा। और आप लोग जो है पेंसिल्स और बुक्स जो है अपने पास रख लें, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, तो आप वो नोट करते जाएं, ताकि आप लास्ट में मुझसे क्वेश्चन कर सके, ताकि आप कोई क्वेश्चन भूल ना जाए। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले ये हमारे टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के। तो हमारा सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो है क्या। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो यूज इट टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर।
जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसमें जो है हमारी वेबसाइट जो वेब पेजेस हैं उसमें जो है इंटरेक्शन पैदा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है वो किसने बनाई थी? ब्रेंड आइच ने बनाई गई थी। उन्होंने जब वो नेटस्केप ब्राउज़र पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। जब वो इस पे काम कर रहे थे तो इन्होंने 10 दिन में जावास्क्रिप्ट बनाई थी इन 1995 में। पहले जावास्क्रिप्ट का नाम था मोचा और उसके बाद इसका नाम रखा गया लाइवस्क्रिप्ट एंड देन फाइनली इट इज़ कॉल्ड द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्यों बनाई गई? ताकि वेबसाइट सिर्फ स्टैटिक ना हो बल्कि इंटरैक्टिव बन सके, जैसे कि बटन पे क्लिक, फॉर्म पे एनिमेशन ईटीसी और यूज़र से इंटरैक्टिव करने के लिए वो इस तरह के फॉर्म फिल करो, आप उस पर बटन दबाओ, माउस को होवर करो, क्लिक करो, सब पे जिससे जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी काम करती है। जावास्क्रिप्ट मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है? वेबसाइट पे यूज़ होती है और गेम्स बनाने पे, मोबाइल ऐप्स पे, बैकएंड में नोड.जेएस, रियल टाइम में ऐप्स में। जैसे रियल टाइम का एग्जांपल ये आप ले सकते हैं कि जब अगर आप जो है व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो जो भी उसमें चेंजेस आती हैं, आपके पास मैसेजेस वगैरह आती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ना अपलोड हो जाती हैं, उसमें कोई भी टाइम आपको नहीं लगता। ये सारा काम जो है जावास्क्रिप्ट का है। जैसे एचटीएमएल और सीएसएस जो है उसके बिना जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट ना हो तो एचटीएमएल और सीएसएस जो है वो जस्ट स्टैटिक है, जस्ट लाइक फोटो है, ठीक है। एचटीएमएल जो है वो वेबसाइट का स्केलेटन है और सीएसएस जो है उसका मेकअप आप कह सकते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट है वो जस्ट लाइक ब्रेन है। अब अगर ब्रेन ना हो फिर तो कोई चीज़ किसी की काम ही नहीं, फिर तो बंदा किसी काम का नहीं। इसलिए जावास्क्रिप्ट इतनी ये है इम्पोर्टेंस जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट 95% वेबसाइट में यूज़ की जाती है। जावास्क्रिप्ट जो है वरी डॉट फॉर्म्स वगैरह, फेच एपीआईज, डेटाज, हैंडल बटन्स एंड अलर्ट डॉट पॉपअप्स वगैरह शो करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है स्टेटमेंट्स। जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं ना, वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं और जो स्टेटमेंट वो एंड होते हैं सेमीकोलन से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेट सेशन इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद सिंटैक्स आता है हमारे पास, द सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। सिंटैक्स ये होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास केस सेंसिटिव है। अगर इसमें जो स्मॉल ए और अगर आप देखें कि जो कैपिटल ए है, इन दोनों को, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि ए स्मॉल ए में और फिर जो है कैपिटल ए में, तो ये दोनों डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो ये होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का केस सेंसिटिव का मतलब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं वो जस्ट लाइक नोट्स होते हैं। जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो हम वहाँ पे कोई भी आप नोट बना लें, कोई भी नोट्स बनाते हैं कि ये लाइन मैंने क्यों यूज़ की है, तो वहाँ पे आप कमेंट लगाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो आप स्लैश, डबल स्लैश करके करते हैं, और जो मल्टीपल लाइन होते हैं उसको आप यहाँ पे स्लैश स्टैटिक, फिर बीच में कंटेंट और फिर लास्ट में स्टैटिक और स्लैश, ये होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कमेंट्स। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मोस्टली क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये यूज़ होते हैं टू स्टोर दी डेटा स्टोर करने के लिए। और अब हम इसके कुछ वेरिएबल्स के ना रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। ये भी ऐसे ही जैसे कि स्मॉल और कैपिटल, इन दोनों का जो मतलब है आपके पास डिफरेंट होगा। और जो वेरिएबल्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं आप लेटर से, डिजिट्स नहीं, स्टार्ट नहीं, मीन्स वेरिएबल्स के जो नेम है उसमें लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड जो है डॉलर साइन, ये अलाउड है। इवन के स्पेसेस भी आप नहीं लगा सकते। लेटर जो है आप जावास्क्रिप्ट जो है उसमें वेरिएबल्स में लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये शुड बी द फर्स्ट कैरेक्टर। इनके अलावा आपको आप कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर नहीं लगा सकते, ये एरर आएगा आपके पास। और जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि लेट, वार, कांस्ट, इफ, ये जो है आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हम जो है वेरिएबल जो है 3 टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेट, कांस्ट और दूसरा वार। जो वार वेरिएबल है वो जो है ना रीडिक्लेयर होता है, अपडेट होता है, और ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। और उसके बाद जो लेट और कांस्ट है, ये लेट जो है वो रीडिक्लेयर होता है बट आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। कांस्ट जो है वो ना रीडिक्लेयर होता है और ना ही अपडेट होता है। लेट और कांस्ट ये दोनों ब्लॉक स्कोप हैं, और जो ग्लोबल और जो वेरिएबल है वो है वार हमारे पास ग्लोबल स्कोप। हम इसको ना थोड़ा
कोड में हम इसको थोड़ा कोड में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास VS कोड। तो VS कोड में ये वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर var जो नेम है हमारे पास, ठीक है, तो var नेम ये वेरिएबल बनाया हुआ है हमने, उसमें हमने और नाम दिया हुआ है id, और उसके बाद console.log करके हमने जो है नेम यहाँ पे असाइन कर दिया। सॉरी, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो है HTML है, और HTML में अगर जावास्क्रिप्ट को आप जो है दो मेथड से यूज कर सकते हैं। HTML में आप बॉडी टैग में जो है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लगा के और आप उसमें कोड यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप या तो अलग से फाइल बना दें जावास्क्रिप्ट का, और उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे HTML में ही स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है उसमें मैंने अली नाम रख दिया, और उसके बाद यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये देखें स्क्रीन पे यहाँ पे आपको प्रिंट हुआ नजर दिखेगा, ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, हाँ, ये जो है लाइव, ये जो है आप कंसोल किस तरह ओपन करेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ। इसको बंद कर दिया, इसको आप करेंगे लाइव सर्वर में ओपन करेंगे, और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके और आप जाएंगे कंसोल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कोड आपका जो है ना जावास्क्रिप्ट का वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये और उसके बाद जो है लेट का हम देख लेते हैं कि लेट जो है वो हमारे पास एज में हमने 20 जो है वो असाइन किया, और उसको हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो एज जो है, अब यहाँ पे आप मैंने कहा कि आप लोगों को जो लेट जो है वो जो है ना रिडिक्लेयर जो है हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एज जो है हमने वहाँ अपडेट हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे एज को हमने 20 जो है वैल्यू दे दी, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया, तो ये आपके पास कोड जो है ना रन होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कोड जो है रन हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो अपडेट हो गया आपके पास। ठीक है, ये मतलब इसका वो जो ये कांस्ट जो है हमारे पास, उसमें न वैल्यू आप रिडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही अपडेट कर सकते हैं। वो इसलिए कि अगर कोई भी आपको वो ऐसी चीज़ आप कांस्ट में स्टोर करें जो कि आप जो उसमें अपडेट भी नहीं हो, और ना ही आप उसको रिडिक्लेयर करना चाहें जो यूनिक हो, जैसे कि आप किसी की जो है ID नंबर, ये कॉन्टैक्ट ID नंबर, ये सब आप जो है कांस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम जावास्क्रिप्ट में लेट यूज़ करते हैं और कांस्ट यूज़ करते हैं। वार को जो है ना आप फिलहाल इग्नोर करें, क्योंकि वार जो है कभी-कभी आपको बहुत सारी एरर्स देगा जावास्क्रिप्ट में, ये आपको बहुत सारी एरर्स में का सामना करना देगा। तो इसलिए आप वार को जो इग्नोर करें, कांस्ट और लेट को ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, तो हम फिर वापस आ जाते हैं लेट वार, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप, इसका मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देती हूँ। ग्लोबल स्कोप और जो है वार स्कोप ये क्या है। ये ग्लोबल और जो है लोकली एक हमने यहाँ पे ये फंक्शन देखो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है फंक्शन में, इफ ट्रू करके, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू असाइन की है, और लेट बी की भी और कांस्ट सी की भी। तो हम यहाँ पे ये फंक्शन में अगर कंसोल करके हम प्रिंट करके करेंगे ना ए की वैल्यू, तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10। ठीक है, ये इसलिए हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ गया क्योंकि वहाँ जो है वो ग्लोबल स्कोप है, वो अंदर भी वहाँ जो है वो ग्लोबल स्कोप है, वो अंदर भी आपको एक्सेस करेगा। और जो अगर हम मार्क्स को इसको ना बाहर आप कॉल करेंगे ना फंक्शन से बाहर, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी रन हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे भी रन क्यों नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए। ये कंसोल ए ना डिफाइंड बार जो है यहाँ पे घूम रहा, एक मिनट, यहाँ पे कंसोल डालना है, इसे कर दिया। तो चलो ये जो है बार है हमारे पास, तो ठीक है, और उसके बाद लेट कास्ट और जो है हमारे पास है लेट कास्ट और वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके अंदर हम इनको एक्सेस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जाएगी। ये बी और सी जो है ये हमारे पास, अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास, ये आप लोगों को एरर देगा, ये इसलिए क्योंकि ये जो है जस्ट जो है ना लोकल वेरिएबल है वो लेट, और जो है ये कांस्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होगा और वहीं पे एक्सेस होगा, बाहर आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो
यहाँ पे हो गया मत कौन दो सा मिनट दो मिनट नेट दो और मार्क का। क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट के क्वेश्चन है। जी 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 पारान आप पूछिए। जी 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 मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग जब समझाना थोड़ा स्पीड कैच नहीं कर पा रहे थे। जी जी आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास। आपकी थोड़ी स्पीड कैच नहीं कर पा रहे थे, वो आप जो प्रोग्राम समझा रहे थे ए बी सी की वैल्यू तो आ रही थी पर थोड़ा स्लो चल। जी जी वो जो प्रोग्राम था अभी तो सही है पर थोड़ा स्लो में चलना बेहतर है। आपकी आवाज बहुत स्लो है। आप थोड़ा सा लाउड सवाल करें अपना। हेलो। सिग्नल इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो रखें। अच्छा अच्छा मैं स्पीच स्लो रखूँ। हेलो थोड़ी मैडम। जी 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 ठीक है मैं स्लो बोलती हूँ ठीक है मैं स्टार्ट करूँ अभी। शहीद का क्वेश्चन है, शहीद पूछ लें आप। जी मैं भी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्लो स्लो बताएं। जी जी ठीक है मैं स्लो करती हूँ ठीक है और तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है फिर मैं स्टार्ट करूँ। जी जी आप कंटिन्यू करें। जी ठीक है फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेटा टाइप्स। ठीक है हमारे पास डेटा टाइप जो है वो हमें अलो करते हैं कि हम जो है किस टाइप की जो इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स में स्टोर करें। डेटा टाइप जो है उसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो हमारे पास होती है, उसमें सिंपल डेटा आ जाता है। ठीक है तो जो है उसमें डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं हम। ठीक है लाइक अगर मैं आप लोगों को प्रिमिटिव का एग्जांपल दूँ अगर हम गिलास में डायरेक्ट पानी भर देते हैं ठीक है तो गिलास जो है वो हमारे पास हो गया वेरिएबल और उसमें जो पानी जो है वो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो ये एग्जांपल जो है प्रिमिटिव हो गया, मीन्स इसमें सिंपल डेटा जो है उसकी वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है और नॉन प्रिमिटिव जो है उसमें एड्रेस को स्टोर करते हैं, डेटा की कॉपी नहीं होती उसमें। ठीक है बल्कि जो डेटा होती है उसकी एड्रेस को हम उसमें स्टोर कर देते हैं। नॉन प्रिमिटिव का आप जो है एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जो है अगर हमने किसी को अपने घर की एड्रेस दे दी। ठीक है तो हमने उसको जैसे एड्रेस दे दिया ना, ऐसा तो नहीं कि हमने इसको सारा घर ही दे दिया। तो हमने इसको एड्रेस दिया जस्ट उसकी डेटा की। तो ये जो है हमारे पास ना नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। तो प्रिमिटिव के एग्जाम में जो है कुछ हमारे पास ये है, स्ट्रिंग जो है हमारे पास प्रिमिटिव है, नंबर बूलियन नल अनडिफाइंड सिंबल और बिगन। ठीक है नॉन प्रिमिटिव हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट अरे और फंक्शंस। ठीक है तो ये जो है ये इसमें जो सिंबल है प्रिमिटिव में इसको आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर ना रिएक्ट वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होती है, तो ये मोस्टली कम ही यूज़ होती है यहाँ पे। बैकएंड भी कम होते हैं, मोस्टली ये स्ट्रिंग नंबर बूलियन नल अनडिफाइंड ये यूज़ होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव जो है वो हमारे पास यही है ऑब्जेक्ट अरे और फंक्शन। हम इन डेटा टाइप्स को थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं। ठीक है तो ये हम इसको ना डेटा टाइप को थोड़ा कोड में देख लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो इस तरह, अगर मैंने जैसे आप लोग को बताया ना कि स्ट्रिंग, तो जैसे कि मैंने डिक्लेयर करके यहाँ पे नेम जो है मैंने क्या इक्वल टू उसमें मैंने स्टोर कर दिया जो है मैं सीमा स्टोर कर लेती हूँ। ठीक है और हमें ये जो है ना ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। ठीक है अब अगर नंबर तो ये हमारे पास होगा लेफ्ट, आप यहाँ पे कर दें बस इक्वल टू नम इक्वल टू जो है आप कर दें यहाँ पे वैल्यू दे दें, ये हमारे पास नंबर हो गया। इस तरह से ये सारे जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है इसका कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है फिर ये अगर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप ये है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नेम जो है हमने दे दिया और लेट एज जो है ये हमारा हमने जो है डेटा टाइप नंबर का डिक्लेयर किया हुआ है। और इस स्टूडेंट
उसकी वैल्यू दी है ट्रू, ये बूलियन है। और यहाँ पे एड्रेस जो हमने नल डिफाइन की हुई है, तो ये हमारे पास नल डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे लेट फोन ये अनडिफाइंड है, ये इस तरह के हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है लेकिन उसको कोई वैल्यू जो है असाइन नहीं की, तो ये हमारे पास ये अनडिफाइंड होगा। और ये सिंबल जो है, सिंबल का जो ये सिंटेक्स है, लेट करके आपने वेरिएबल का नाम दिया और उसमें आप सिंबल ऑफ करके डबल कोट्स में आपने आईडी का जो है उसको पास कर दिया। उसके बाद बिगिन जो है वो ये डेटा टाइप है कि इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू जो है ना आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये इसीलिए यूज होता है। आई थिंक नहीं कि जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर आपको इसको यूज जो है नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास डेटा टाइप्स प्रिमिटिव, और ये हो गए हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जांपल भी दिया, ऑब्जेक्ट, अरे और फंक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट्स, अरे और फंक्शन इतना याद करें फिलहाल आपके, ये नॉन प्रिमिटिव है, बाकी इनको एक्सप्लेन हम जो है कल इनको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास 5 किस्म के होते हैं। एक है हमारे पास अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरियन, लॉजिकल एंड दूसरा है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इनको ना कोड में देख लेते हैं तो उसमें आप लोग को सही से समझ आ जाएगा। पहले हम देखेंगे इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो उसमें आ जाते हैं हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो है ना मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें आप, ये अगर मैंने जो है यहाँ पे वैल्यू ये ए करके मैंने वैल्यू दी हुई है 10 और बी जो है 5। उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे कि अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो ए प्लस बी क्या, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15। ये आपके पास आंसर आ गया 15 से। तो अब अगर इनको मैं सबको अनकमेंट कर लेती हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन, ये सारे रिजल्ट जो है ना आपके पास आ जाएंगे। मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये आपको ना रिमाइंडर देता है, जो रिमाइंडर नहीं आता लास्ट में आंसर का। डिवीजन जो है वो तो उसमें डिवाइड होता तो आंसर आ जाता ना, और उसमें रिमाइंडर जो है वो मॉडुलस में आपका आ जाता है 0, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर ये बेसिक है, आई थिंक ये तो आप लोग को आते हुए इजी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास मोस्टली 3 यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है इक्वल असाइनमेंट, और दूसरा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा जो है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है, ठीक है। लेट हमने डिक्लेयर किया हुआ है एक्स की वैल्यू 5, और उसके बाद हमने ये ऑपरेटर जो लगा हुआ है एक्स प्लस इक्वल टू 3, और फिर हमने किया हुआ है इसको कंसोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में हमने वैल्यू क्या दी थी, पहले 5 दी, उसके बाद हमने प्लस इक्वल का मतलब होता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो इक्वल है एक्स प्लस 3 के। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसकी वैल्यू हमने पहले 5 दी, ठीक है। वो 5 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है तो ये देखिए आपके पास आंसर ना 8 आ गए, ठीक है। अब हम इसी में जो है लिखेंगे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ये भी इसी तरह ही है कि जो है यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे था +3 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो यहाँ पे एक्स में पहले क्या था हमारे पास 5, हम यहीं पे यहाँ पे असाइन की हुई है वैल्यू, फिर हमने उसमें से इसका आंसर जो आ गया लास्ट में इस ऑपरेशन से 8 आया, ठीक है। फिर 8 में से अब जो है फाइनल वैल्यू इसकी 8 है एक्स की यहाँ पे। अभी 8 से अगर हम -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको 6 ये इस तरह आएगा क्योंकि हम इसको भी अनकमेंट करेंगे ना, क्योंकि ये भी इसमें यूज हो रहा है। हाँ, अभी ये आ गया 6, ये आपके पास आ गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद दूसरा है हमारे पास जो है ना कंपेरियन ऑपरेटर। कंपेरियन ऑपरेटर जो है वो कंपेरियन चेक करता है हमारे पास। इसमें आ जाते हैं हमारे पास डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस एंड इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑफ हमने यहाँ पे क्या हुआ है 5 इक्वल डबल इक्वल टू, और हमने क्या हुआ है 5। तो ये वैल्यू तो सेम ही है 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले जो है हमारे पास ये है इंट वेरिएबल, ठीक है ना। 5 जो है इंट वैल्यू है,
और उसके बाद हमने ये 5 जो है ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आंसर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखने में वैल्यू जो है वो तो एक ही है, ठीक है। और अगर आप इसी को डबल इक्वल को अगर ट्रिपल इक्वल में आप लिखेंगे ना, ये तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है फाल्स आना चाहिए। ये देखिए आपके पास यहाँ पे फाल्स आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डबल इक्वल जो है ना उसका वो जो सिर्फ डेटा चेक करता है कि डेटा जो है वो इक्वल है या नहीं, 5 दोनों इक्वल है, ये डेटा टाइप को नहीं चेक करता। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल जो है ना वो एक्चुअली स्टैक इक्वलिटी चेक करता है। डबल इक्वल जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो लूज इक्वलिटी चेक करता है। तो यहाँ पे इसने चेक किया कि वैल्यू तो इक्वल है बट डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है, ये तो नंबर है और ये जो है वो स्ट्रिंग है। तो इसीलिए इसका यही कॉन्सेप्ट है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का। डबल इक्वल लूज इक्वलिटी और ट्रिपल इक्वल जो है वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसोल डॉट लॉग करके 5 नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल 5 जो है 6 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास फॉल्स। 5 नॉट इक्वल 6, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपके पास ट्रू आ जाएगा, सही है। और उसके बाद हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग 10 ग्रेटर देन 5, ये है ग्रेटर वाला ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि 10 जो है 5 से ग्रेटर है, सही है। तो बिल्कुल ऐसा है, तो इसने आपको ट्रू दे देगा आपको। और ग्रेटर और इक्वलिटी जो है वो चेक करते हैं कि 10 जो है 10 से ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो इसलिए ये आपको ट्रू जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है लेस देन द कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे 3 जो है वो लेस देन 5 है, 3 जो है लेस देन 5 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपके पास इसने ये रहा, ये ट्रू दे दिया। उसके बाद 5 जो है वो लेस है और इक्वल टू है 5, ठीक है। 5 के लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो इसीलिए इसने आपको ट्रू जो है रिटर्न कर दिया। ये हो गया हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर। और उसके बाद जो है ये कुछ कन्वर्जन है हमारे पास, जैसे कंसोल डॉट लॉग नल जो है वो मैंने बताया आपको कि जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और अगर आप इस तरह करेंगे ना कि कंसोल नल जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इस तरह कभी-कभी ना हम कोड में यूज़ कर लेते हैं इस तरह करके ऐसी चीज़ें। तो कंसोल ग्रेटर देन 0 तो ये आपको जो है फ़ाल्स वैल्यू देगा, क्योंकि नल जो है वैसे तो हम इसको जो ना जावास्क्रिप्ट नल को 0 असाइन करती है, और यहाँ पे कहे कि 0 नल जो है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप हर बार अगर ऐसे करेंगे तो कभी आपको जावास्क्रिप्ट जो है इसके आंसर चेंज देगी, कभी आपको चेंज देगी। अभी तो इसने कह दिया कि ये फ़ाल्स है और जो लास्ट वाली नल जो है ग्रेटर और इक्वल 0 है। यहाँ पे जब जब बात हो रही है कि नल जो है वो 0 ऐसी है, तो इक्वल 0 यहाँ पे तो उसने कह दिया कि फाल्स है, तो यहाँ पे फिर नीचे ये कह रही है कि जो है ट्रू है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि मोस्टली यू विल हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ दी टाइप कन्वर्जन, क्योंकि ये आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए ना आप इन टाइप की जगह कन्वर्जन को ना अवॉइड करें, और ये अनडिफाइंड जो है ये भी इसी तरह है, तो इनको आप ज़्यादा यूज़ कोशिश करें कि ना करें ऐसे कन्वर्जन को, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, तो कि आप लोग इनको यूज़ ना करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है एक होता है हमारे पास एंड, दूसरा होता है हमारे पास और दूसरा होता है हमारे पास डॉट, ठीक है। तो जो एंड ऑपरेटर है वो जो उसमें ये होता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, 2 कंडीशन होती हैं और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। और दूसरा हमारे पास और ऑपरेटर, और जो है उसमें एट लीस्ट 1 कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर दूसरी फॉल्स हुई तो भी आपका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। और जो नॉट है वो रिवर्सेस द रिजल्ट, आपके रिजल्ट जो है उसको रिवर्स कर देगा। आप अगर जो है रिजल्ट आपका जो है ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा आप, ठीक है। तो ये इसका लॉजिकल ऑपरेटर का। यहाँ पे चले हम इनको देख लेते हैं भला। ये का जो है 5 जो है ग्रेटर देन है 3, बिल्कुल ग्रेटर है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन है 8 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास आ गया ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3 ग्रेटर है 5 से, तो ये हमारे पास एरर आएगा, फॉल्स आएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी हमारे पास एंड जो है ना वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास एंड का ये, और उसके बाद हमारे पास और जो है उसके बाद कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, बस फिर ये आप लोगों को आंसर ट्रू दे देगा। जैसे 5 जो है ग्रेटर देन है 3 बिल्कुल ग्रेटर है, और 2 जो है ग्रेटर देन है 5 ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, फिर भी इसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि ये और ऑपरेटर यूज किया हुआ है यहाँ पे। और कंसोल लॉग फिर जो है नॉट इक्वल जो है उसमें ये रिवर्स कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 जो है वो नॉट 5 जो है वो ग्रेटर है 3 जी बिल्कुल ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है ना, तो इसलिए आपको फास्ट रिटर्न करेगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेटर जो है वो जो हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ना, इफ स्टेटमेंट, वो कंडीशनल स्टेटमेंट मैं अभी आगे आपको कवर करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप इंटू देख लें कि सॉरी, इफ एल्स जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर इफ एल्स को शॉर्ट में लिखने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर में थोड़ा सा आपको सिंटेक्स दिखा दूँ टर्नरी ऑपरेटर का। ये रहा हमारे पास इस टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, ये कंडीशंस, ये हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इसमें हमारे पास पहले आएगी ट्रू एक्सप्रेशन, उसके बाद कोलन, और उसके बाद फाल्स एक्सप्रेशन। ये हमारा सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का, तो कोड में ज़्यादा सही से आपको समझ आएगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स ये रहा, और ये है इसका एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने कर दिया लेट इज रेनिंग, और उसमें हमने दे दिया है ट्रू। ठीक है, और हमने यहाँ पे मैंने जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज किया लेट मैसेज, यहाँ पे एक वेरिएबल है उसमें मैं इस टर्नरी ऑपरेटर को ना असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने ये जो है पहले मैंने बताया ना कि कंडीशन, ये आगे कंडीशन क्या है हमारे पास, इज रेनिंग, ये हमने पहले कंडीशन लगाई हुई है ना कि इज रेनिंग ट्रू, तो जी बिल्कुल रनिंग हो रही है, हमने कह दिया ऊपर, तो कंडीशन हमने रख दी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि टेक एन अम्ब्रेला, और फिर उसके बाद कोलन, और उसके बाद हम रखेंगे फाल्स स्टेटमेंट नो नीड फॉर अम्ब्रेला, मीन्स के अब रेन जो है हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आप अम्ब्रेला ले लें, अगर नहीं हो रही तो ज़रूरत नहीं है अम्ब्रेला की। ठीक है, तो अब ये जो है कंसोल, ये या हमारा कंसोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जब रनिंग हो रही है तो हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होने चाहिए, ये वाली टेक एन अम्ब्रेला, तो बिल्कुल हमारे पास यही जो है स्टेटमेंट यहाँ तक ये प्रिंट हो गई है टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कंसोल लॉग करके और मैसेज प्रिंट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये एक है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल, दूसरा अगर मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को सही से कवर हो जाए, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर ना मोस्टली जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, क्योंकि ये थोड़ा इजी मेथड है ना शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ये लेट एज हमने जो है 18 दे दी। ठीक है, यहाँ पे अब हमने वेरिएबल में जो है डिक्लेयर कर दिया इसको, ये सिंटेक्स जो है टर्नरी का, वहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि एज जो है अगर ग्रेटर और इक्वल है 18 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रू कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे येस कैन ड्राइव, अगर एज जो है 18 से ज़्यादा होगी तो बंदा जो है ड्राइव कर सकता है। ठीक है, और कॉलन के बाद हमें लिखा हुआ है कि दूसरी फाल्स स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि नो कांट ड्राइव, अगर एज जो है वो 18 से ज़्यादा नहीं है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमने एज 18 यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, ऑफकोर्स हमारे पास स्टेटमेंट यही प्रिंट होनी चाहिए कि येस कैन ड्राइव, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया हो गया, इतना इजी है, मुश्किल है नहीं, इजी है टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग जो है एक इज अ डेटा टाइप यूज टू स्टोर टेक्स्ट। स्ट्रिंग जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होती है। स्ट्रिंग जो है रिटन इनसाइड डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में और बैकटिक्स में। ठीक है, स्ट्रिंग जो है आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल में भी, और बैकटिक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड डबल कोट में है, वर्ल्ड जो सॉरी हेलो डबल कोट में है, वर्ड सिंगल कोट में है, और जो जावास्क्रिप्ट वो है बैकटिक्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ऐसे स्ट्रिंग जो है ना उसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, कोड में कुछ पॉइंट्स हैं इसकी।
ठीक है, यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कास्ट यूनिक रिलेटिव मैंने दिया हुआ है क्वेस्ट, सपोज मैं क्वेस्ट ही दूंगी, ये मैंने लिखा हुआ है यूनिक क्वेस्ट और उसके बाद मैंने कास्ट डिपार्टमेंट दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को अगर प्रिंट करना चाहें तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ नेम करके, कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो ये नहीं होंगे, ये यहाँ पे मैंने किया डिपार्टमेंट और यूनिक। ये पहले हमने वेरिएबल नाम लिख दिया, उसके बाद हमने प्लस दे दी, डिपार्टमेंट लिख दिया, ताकि जो है ना वैल्यू सारी कंकेटिनेट हो जाए और जहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाए। पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद कंसोल में हमने ये वेरिएबल के नाम दे दिए प्लस करके, और आप जो है पहले डिक्लेयर करें और जहाँ आप यहाँ पे डायरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने किया हुआ है यहाँ पे वैल्यू और स्ट्रिंग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है रिजल्ट जो है आ जाएगा कि कोस्ट कंप्यूटर साइंस और वैल्यू जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है अंदर कंसोल में लिखा हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए ये मेथड है, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया प्लस करके, ठीक है, कॉन्केटिनेट करके। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है ये जो है बैकटिक्स वाला। ठीक है, कंसोल लॉग करके आप उसके बाद यहाँ पे बैकटिक्स लगा के और उसके अंदर आप लिखेंगे हेलो माय यूनी इज, और उसके बाद ये जो सिंटेक्स है ना ये यूज होगा हमारे पास जो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया ना यहाँ पे यूनी, इसकी जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करके देगा। इसको हम कहेंगे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, ये हमारे पास डॉलर है, डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में आप उस वेरिएबल का नाम दे दें, उसके बाद आप कॉमा लगा के फिर आप ये दूसरे वाले जो है ना माय डिपार्टमेंट इज, फिर वही आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू आप जो है वेरिएबल को एक्सेस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये जो है ना वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है हमारे पास ऊपर जो हमने जो है मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है, वो मेथड जो है आपको ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आप जो वो यूज़ ना करें, वो नाउ डेज जो है आप इस मेथड को अवॉइड करें, ये वाला इस वाले को अवॉइड करें। ये जो है ना बैकटिक्स वाला इसको आप यूज़ करें। ये आप हमारे पास आ गया यहाँ पे हेलो माय यूनी नेम जो है क्वेस्ट है और माय डिपार्टमेंट नेम जो है कंप्यूटर साइंस है। अब आप इसको अगर नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहते हैं तो वही आप यूज़ करें बैक स्लैश और एन, जो आप हमेशा से करते आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो इस तरह से रीडेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये इसलिए कि बैकटिक्स यूज़ करना कि जो यहाँ पे क्लियरली जो है हर चीज़ लिख के आती है। देखिए ये मैंने लिख दिया कि हेलो माय जूनी जो है क्वेस्ट है, ये सारा सिंटेक्स लिख के आ गया और उसमें जस्ट उसने बस हमें ये बता दिया कि हमने जस्ट वेरिएबल को असाइन कर दिया था। तो मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है इस सेंटेक्स को जो है ना इस सेंटेक्स को इसको यूज़ करें। ये जो है नाउअडेज़ में ये जो है यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गए स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग्स के मेथड्स। मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि स्ट्रिंग जो है, अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर बनना है तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो स्ट्रिंग के है ना स्ट्रिंग और उसके मेथड्स इसमें आप मास्टर कर लें। ये आपको स्ट्रिंग जो मेथड्स हैं ना सारे आप उनको जो है इसके स्ट्रिंग के मेथड बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को अभी कॉमनली यूज़ बताऊँगी, बाकी जो है आप लोग के लिए ये जस्ट लाइक आप टास्क समझ लें, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए खुद हर मेथड को। कुछ टॉपिक्स हम देख लेते हैं इसके मेथड्स। ये मेथड्स हैं हमारे पास लेंथ, कैरेक्टरेट, टू अपर केस, टू लोअर केस, ये सारे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। इन मेथड को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये सारा मेथड यहाँ पे कंसोल में दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे मेथड्स ना। इतने सारे यहाँ पे आप कंसोल में सारे जो है ना मिल जाते हैं इजीली, तो आप वहाँ पे देख के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंटेक्स ये मैं इसको कर देती हूँ अनकमेंट। ये आ गया, ये मैंने जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वेरिएबल उसमें यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है str वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल में रख दिया, प्रिंट कर दिया और उसके बाद स्ट्रिंग डॉट जो है प्रोटोटाइप कर दिया।
ठीक है। अब ये जो सिंटेक्स आप लिखेंगे ना स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, तो इसकी मदद से ये जो प्रोटोटाइप है ये आपको ये देखें स्ट्रिंग के सारे जो मेथड है ना ये आपको दिखा देगा। ये इतने सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ये सारे तो मोस्टली यूज नहीं होते, कॉमनली जो कुछ हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड आप यहाँ पे देखकर और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ी सी ये चीज़ बता दूं कि ये जो प्रोटो में लिखा हुआ है ना यहाँ पे अंडरस्कोर प्रोटो, और ये जो है ना ये अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो प्रोटो जो है ये एक्चुअली है क्या कि ये जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोटो जो है ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को शो करती है। ठीक है, जो इनके मेथड्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। मीन्स अब ये यहाँ पे ये जो मेथड के सारे स्ट्रिंग है वो उसने हमें यहाँ पे डिफाइन करवा दिए, शो करवा दिए। तो ये ही प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास फंक्शन मेथड्स। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इसको कमेंट। अब हम कुछ मेथड को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कास्ट यूनी करके इक्वल टू क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आई थिंक यूनी पहले भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको हम कमेंट ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे अब अगर सबसे पहले हम मेथड यूज करके देखते हैं यूनी डॉट लेंथ। अब लेंथ जो है हमारे पास क्या करता है, क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखा हुआ है ना इसकी सारी लेंथ आपको बता देगा कि ये जो स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है इसकी सारी लेंथ जो लेंथ टोटल क्या है। तो ये जो आपने स्पेसेस दी हुई है ना सॉल्वर के मैंने, ये स्पेसेस भी इसमें काउंट करेगा लेंथ में। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे ना ये नंबर, ये जो लेटर्स है ये टोटल 14 है और जो स्पेस के साथ मिलाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो लेंथ आपको ये सारे जो है लेंथ बता देगा स्ट्रिंग की। ठीक है, मोस्टली कॉमनली ये यूज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू अपर केस। ये जो स्ट्रिंग हमने दी हुई है इसको अपर केस करने के लिए हम ये मेथड लिखते हैं यूनी, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल में डिक्लेयर किया हुआ है। जो वेरिएबल नाम देंगे डॉट करके फंक्शन को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे फंक्शन पे अपर केस। ठीक है, तो यूनी में जो भी वैल्यू है उसको अपर केस करेगा। ये देखिए आप क्वेश्चन आप चाहे जो अपर केस में यहाँ पे आ गया है, ये कंसोल पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब इसी तरह अपर केस की तरह जो है यहाँ पे हमारे पास लोअर केस भी है। तो ये जो है इसको बस लोअर केस में कर देगा टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है 4 8। ठीक है, ये जो है हमारे पास का 4 8 जो है वो हमारे पास आपको ये बताता है कि आप अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कि ये जो ये इस पे जो है इंडेक्सिंग है ना ये नंबरिंग तो यहाँ पे क्यू किस नंबर पे है, 0 पे, U 1 पे, E 3 2 पे सॉरी। तो इस तरह तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डॉट 4 8। आप यहाँ पे आप आसानी करेंगे पोजिशन। अगर 0 हमने असाइन की तो ये आपको बताएगा कि क्यू 0 पे जो आपका क्या स्टोर है क्यू है। अगर हम यहाँ पे लिख दें, मैं लिख दूँ यहाँ पे 2। ठीक है, तो आपको ये बताएगा कि 2 पे आपके पास क्या स्टोर है। तो इसने बता दिया कि हमारे पास 2 पे ई है, 0 1 और 2 पे हमारे पास ई आ गई। इसी तरह आप जो है उसकी इंडेक्स पे पोजिशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस पोजिशन पे कौन सा लेटर जो है स्टोर है। ठीक है, ये 1 करेंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है यूनी डॉट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ का ये काम है तो ये है कि आप यहाँ पे लेटर पास करेंगे और आपको इंडेक्स बताएगा। ये जस्ट लाइक कार की तरह है, बस इसका थोड़ा अपोजिट है। इंडेक्स ऑफ में आप जो लेटर देंगे क्यू हमने दिया तो हमें इसने पोजीशन बता देते क्यू किस पोजीशन पे है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एन किस पोजीशन पे है तो ये मुझे बता देगा कि एन जो है वो आपकी 6th पोजीशन पे है। ठीक है, बिल्कुल इसने ये बता दिया हमें तो ये 6th पोजीशन पे है। तो ये है इनका बस इतना यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा जो है वो हमारे पास है डॉट करके बोल्ड मेथड। बोल्ड मेथड जो है वो हमारे पास आउटपुट जो है आपको ये जो है ना आपको HTML का टैग जो है ना वो दे देगा यहाँ पे। ये देखिए आप क्वेश्चन ऑप्शन को इसने HTML टैग बोल्ड में जी डाल अल्ताफ, दिया, मतलब आप आपकी। क्वेश्चन पूछे हैं, 1 मिनट। जी अल्ताफ जी हुसैन का क्वेश्चन है, कोई पूछ। जी 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 अल्ताफ आपकी माइक ऑन है, आप पूछ सकते हैं, हेलो कर दिए मैंने। सर वो जो एन
आपने लिखा है जी जी उसमें इंडेक्स में, तो उसमें तो स्पेस आ रहा है 6 की जगह पे। जी, कहाँ किस जगह पे? इंडेक्स आपने n लिखा हुआ है जी जी इंडेक्स में, जी जी तो n की जगह वो हमारे को जो नंबर दे रहा है वो 6 दे रहा है। जी जी तो 6 पे तो जी जी वो आता देखिए ये है बिल्कुल space आता जी है। जी जी आप ये देखें। जी 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 आप ये देखें कि ये क्यू जो है जो 0 पे स्टोर है, यू जो है वो हमारे पास 1 पे, ई जो है वो हमारे पास 2 पे, एस हमारे पास 3 और टी हमारे पास 4। ये जो स्पेस है ना, तो स्पेस भी तो जगह जो है ना वो हमारे पास स्पेस जगह ले रही है। तो आप इसके स्पेस को ना इग्नोर ना करें, उसके हिसाब से ये 6 पोजीशन आ रही है। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? स्पेस को वही आई तो थिंक मैं बोल आप रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि 6 जो है उस पे, उस 6 नंबर पे तो स्पेस आ रही है उसकी। नहीं नहीं 6 नंबर पे एन आ रही है। यू यू ई एस टी, ये तो 5 ये हो गए, और 6 नंबर पे स्पेस आती है। नहीं अच्छा, नहीं यू 0। यू ये आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। इंडेक्स जी जी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। देखें 0 पे क्यू आता है और यू पे 1 आता है, तो आप ऐसे समझिए कि 5 पे आपकी जो स्पेस आ रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। चलिए हम आगे, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन जो है स्टार्ट विथ। ठीक है, अब ये स्टार्ट विथ जो फंक्शन है वो हमें बताता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यूनी डॉट करके स्टार्ट विथ क्यू, ठीक है, तो ये आपको ट्रू दे देगा आंसर, क्योंकि बिल्कुल ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ई दे देती हूँ मैं यहाँ पे, तो एक मिनट सॉरी, ये मैंने ई दे दी। अब ये हमें ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये स्टार्ट हमारी स्ट्रिंग ई से नहीं बल्कि क्यू से हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा हमारे पास है यूनी करके डॉट, दूसरा मेथड है हमारे पास ट्रिम, ठीक है। ट्रिम जो है वो हमारे पास क्या करता है कि ये आपके पास ये जो है लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो स्पेसेस है ना इसमें, एक तो फर्स्ट बार स्टार्टिंग स्ट्रिंग में स्पेसेस ये मैंने दे दी जो स्पेसेस, और यहाँ पे मैंने दे दी ये स्पेसेस, ठीक है। तो इन स्पेसेस को कट करके फिर जो स्ट्रिंग है वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप आउटपुट, तो ये जो है क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, जबकि मैंने स्पेस भी दी हुई है। चलिए हम और बढ़ा देते हैं स्पेस, ये मैंने स्पेस बढ़ा दी। उसके बावजूद भी ये जो है आपका स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रिम जो है आपको स्पेस जो है कट करके फिर आपको स्ट्रिंग दे देता है। तो ये हमारे पास यूज इसका ट्रिम का। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा रिपीट ऑफ। तो रिपीट ऑफ का हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिपीट ऑफ यूनिट डॉट रिपीट ऑफ करके मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 2, तो जो जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है ना हमने, आपने जितनी भी लिखी हुई है, तो वो सब आपको डबल करके दे देगा। मैंने 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने इसने जो है आपको दे दिया कि क्वेश्चन बार 2 बार। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 बार, तो ये बिल्कुल आपको 5 बार दे देगा। ये आपको उसने रिपीट करके दे दिया, इसका डुप्लीकेट बना के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिपीट का रिपीट मेथड। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉट स्लाइस करके मेथड। स्लाइस मेथड जो है वो हमारे पास ये काम करता है कि ये जो क्वेश्चन ऑप्शन है ना, इसके इसमें आपको कोई स्लाइस चाहिए, मीन्स के आपको कोई टुकड़ा चाहिए। कौन सा टुकड़ा चाहिए? हमें यहाँ पे कोई भी टुकड़ा चाहिए, तो यहाँ पे 2 जो है हमारे पास वैल्यू लेता है, एक नंबर 1 वैल्यू और दूसरी नंबर 2 वैल्यू। पहले नंबर पर वो आपको स्टार्टिंग मांगेगा कि आप जो है ना, आपको टुकड़ा कहाँ से चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन बताओ और जो लास्ट पोजीशन वो आप बताओ कि मैं वो आपको जो स्लाइस है वो निकाल के दे दूँ। तो स्टार्टिंग पोजीशन मैंने इसको दे दी 0 और एंडिंग पोजीशन मैंने दे दी इसको 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हमें प्रिंट करके देगा 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे 4 तक टी तक दिया हुआ, ठीक है। तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया? QUES, इसने टी नहीं प्रिंट किया। वो इसलिए कि स्लाइस जो है इस मेथड में हमारे पास स्लाइस में जो लास्ट
जो है हमारे पास इंडेक्स जो है होती है ना, जैसे 4, वो ये काउंट नहीं करता ये मेथड चलाइज। अब यहाँ पे अगर मुझे सारा कुछ प्रिंट करना है सॉरी, तो हम यहाँ पे लास्ट में मैं दूंगी यहाँ पे 5, तो ये हमारे पास 4 जो है उसको 4 वर्ड्स लेटर जो है ना उसको काउंट करेगा, हमारे पास 5 जो है उसको छोड़ देगा। तो इसलिए अगर आपको जो टुकड़ा चाहिए तो उसके आप एक जो है नंबर बढ़ा कर दें दूसरी वैल्यू में, यहाँ पे 5 कीजिएगा, तो वो आपको लास्ट वैल्यू जो है ना वो 5 काउंट नहीं करेगा, अब ये 4 काउंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एरर आ रहा था हमारे मतलब ये हमारे पास आ रहा था, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था अभी। हाँ, अभी ये सही था। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है यूनिट ऑर्डर रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये जो है मेथड इस तरह होता है हमारे पास कि इसमें आप जो है अगर यहाँ पे कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कुछ नाफशा है, अगर मैं यहाँ पे नाफशा है इसकी जगह में रिप्लेस करना चाहती हूँ, नाफशा की जगह में कुछ और लिखना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस में अंदर ये भी हमारे पास हमसे 2 वैल्यू मांगेगा, हम रिप्लेस के अंदर यहाँ पे मैं दे दूंगी पहली वैल्यू वो दूंगी जो हमें रिप्लेस करनी है, जैसे नाफशा रिप्लेस करना है ना हमें, तो हम ये नाफशा यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट में, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी कमा करके नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या यहाँ इस जगह पे रिप्लेस करना है, क्या चीज़ देनी है, वो मैं लिख देती हूँ। नाफशा को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, एन नाफशा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया आपको इस नाफशा एन नाफशा शॉर्ट फॉर्म में, ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, नाफशा को कंप्लीट को रिप्लेस करके मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो है नाफशा दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, मैं तो अब यही दूंगी नाफशा। चले, ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा रिप्लेस वाला। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है, मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि कॉनकेटिनेट, कॉनकेट जो है ये किस तरह यूज होता है। कॉनकेट जो है वो हमारे पास इस तरह यूज होता है कि पहले मैं इनको कमेंट कर लूँ वरना ये हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ये वाला भी कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास आएगा कॉनकेट। यहाँ पे कॉनकेट में हमने देखें आपको 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक वेरिएबल है हमारे पास फर्स्ट नेम मैंने दिया हुआ है सीमा, लास्ट नेम मैंने दिया हुआ है मिथलो, मैंने अपना नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कास्ट फुल नेम जो है वेरिएबल दिया मैंने, उसमें यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट नेम और डॉट कॉन्केट करके, ये कॉन्केट करके और उसमें मैंने यहाँ पे दे दिया अपना लास्ट नेम और लास्ट नेम भी, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मुझे इसने दे दिया सीमा मतलब मीन इसने जो है ना मुझे कॉन्केटिनेट करके दे दिया, मीन्स इनको ऐड कर लिया दोनों को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉन्केट का यूज़, इतना मुश्किल है नहीं, आई थिंक इजी है ये। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये सारे फंक्शन, ये जो है मेथड्स है सारे, ये बहुत सारे मेथड हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम सारा कवर कर लें, तो ये जो है आप खुद जो है सारे ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कौन-कौन से होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर इफ जो कंडीशन जो है हमारे पास अगर ट्रू होगी तो आपके पास जो कंडीशन जो इफ में अंदर जो है स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगी। और इफ एल्स स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, एक इफ में या दूसरी एल्स में। अगर कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो इफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अगर फॉल्स हुई तो आपके पास एल्स वाली स्टेटमेंट हुई जो ज़्यादातर फॉल्स होती है वो प्रिंट हो जाएगी। दूसरी हमारे पास है एल्स इफ स्टेटमेंट, उसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट होती हैं, एक हमारे पास ट्रू कंडीशन वाली, दूसरी फॉल्स वाली और दूसरी जो है तीसरी लास्ट वाली वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो आप लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई है। उसके बाद हम इनको भी कोड में देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट कोड जो है ना वो हर चीज़ क्लियर कर देता है। ये हो गया हमारे पास इफ का, मैंने यहाँ पे क्या हुआ है इफ कंडीशन मैंने लगाई है कि 5 जो है ग्रेटर है 2 से, बिल्कुल ग्रेटर है, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लगाई हुई है कंसोल डॉट लॉग करके ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ पे कंडीशन सॉरी कंडीशन मैंने लिखी हुई है, कंडीशन जो है वो मैंने की है ट्रू, 5 2 से ग्रेटर है और यहाँ पे कंसोल कर दिया ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इफ का यूज़, ये आई थिंक नहीं कि इतनी मुश्किल है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है इफ एल्स, उसमें हम यूज़ करते हैं 2 स्टेटमेंट। ठीक है, एक हो गया हमारे पास मैंने दे दिया है नंबर, एक नंबर 100 और दूसरा नंबर 2 में
200, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ नंबर 1 जो है ग्रेटर है 2 से, अगर नंबर 1 2 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन प्रिंट होगी हमारे पास, नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे इस तरह अगर ये फाल्स होगी मेरी स्टेटमेंट जो है, सॉरी कंडीशन जो है फाल्स होगी, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 2 इज ग्रेटर। तो ये देखिए आप, कंडीशन जो है ये बिल्कुल फाल्स है, ये गलत है कंडीशन, क्योंकि नंबर 1 नहीं है बड़ा, नंबर 2 जो है वो बड़ा है हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास प्रिंट हुई कि नंबर 2 जो है वो ग्रेटर है, ना कि नंबर 1। तो ये हो गया हमारे पास इफ स्टेटमेंट। दूसरी है हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे तीन कंडीशन जो है, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स। एक लेट एज करके मैंने 18 दे दिया, उसके बाद इफ करके मैंने एज जो है यहाँ पे कंडीशन दे दी कि एज जो मैंने डिक्लेयर की हुई है 18 वो लेस है 20 से। अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगी कि ये जूनियर है, ठीक है। और उसके बाद इफ एज इफ मैंने लिखा है मैंने कि एज अगर 18, ये एज मतलब 18 जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, 18 अगर ग्रेटर है 60 से, तो ये होगा हमारे पास सीनियर, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं हुआ, ना ही एज जो है लेस हुआ 20 से, ना एज जो है 18 ग्रेटर हुआ 60, तो वो हमारे पास मिडिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास आ जाएगा जूनियर, वो इसलिए क्योंकि एज जो है 18 हमारे पास लेस है 20 से, तो हमारे पास जूनियर आ गया, ठीक है। वरना हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती। तो ये भी इजी है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये तो आप पढ़ते आए होंगे सी लैंग्वेज में, फर्स्ट सेमेस्टर में यही होता है। ये हो गए हमारे पास स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा हमारे पास लूप्स, ठीक है। लूप्स जावास्क्रिप्ट में जो है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लूप्स। कुछ कॉमनली यूज लूप्स जावास्क्रिप्ट में होते हैं जो है फॉर वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप। फॉर वाइल और डू वाइल, ये 3 लूप जो है ये जो स्टार्टिंग से होते आए हुए आए हैं सी लैंग्वेज में, देख लें आप सी प्लस प्लस में, ये वही है सेम, इनका जो है सिंटेक्स ये सब सेम होता है। कोड में देख लेते हैं हम इनको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लूप्स है, लूप्स में फॉर लूप जो है हमारे पास, हम यहाँ पे नंबरिंग प्रिंट करके देखते हैं। फॉर लूप में 1 to 5, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फॉर लूप जो है इसका सिंटेक्स तो ये आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये पहले से पढ़ा हुआ होगा। फॉर लेट करके हमने यहाँ पे जो है इनिशियलाइज किया है, हमने वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया आई। आप जो भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर लूप में ज़्यादातर हम आई यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई में मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और यहाँ पे मैंने कंडीशन जो है वो दे दी कि आई ये कंडीशन है, कंडीशन मैंने दे दी आई लेस आर इक्वल 5, और मतलब ये 5 तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, हर बार जब लूप जो है वो प्रिंट चलेगा तो एक बार वो इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद मैंने कंसोल में यहाँ पे ये पास कर दिया वेरिएबल आई, ठीक है। उसके बाद इसका हमारे पास प्रिंटिंग हो जाएगी, ये हमारे पास हो गई प्रिंटिंग 1 2 3 4 5 तक। ये हो गया हमारे पास फॉर लूप। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप जो है ये भी यही है, इतना हमारे पास वाइल लूप जो है। उसके बाद हमारे पास ये है इसका सिंटेक्स वाइल लूप का, कि हाँ ये हो गया वाइल लूप जो है वो हमारे पास आई जो है ये हमने डिक्लेयर कर दिया आई इक्वल 1, कंडीशन दे दी, कंसोल आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉर और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो फॉर लूप जो है ना वो मोस्टली यूज होता है और ये रिपीट करता है अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। जो वाइल लूप है वो हमारे पास होता है लूप को जो रिटर्न करता है एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपको जो है वो स्टेटमेंट जो है रन करता जाएगा। और उसके बाद डू वाइल हम बाद में देख लेते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई को लूप के बाहर पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद वाइल, उसके बाद वाइल लगा दिया, उसके बाद ये कंडीशन दे दी हमने। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये मैंने कंडीशन दे दी वाइल सर्कल, ये तो ये इसमें जी हमारे अल्ताफ पास हुसैन, 5। एक मिनट सीमा, अल्ताफ हुसैन का जी जी क्वेश्चन है। जी 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 अल्ताफ पूछिए, आपकी माइक ऑन है। सवाल मेरा ये था कि फॉर और वाइल में क्या फ़र्क है? दोनों प्रिंट तो एक ही चीज़ कर रहे हैं। जी जी किसमें फॉर और वाइल में? लूप और वाइल लूप में।
जी हमारे पास ये है कि फॉर लूप जो है वो हमारे पास रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रिपीट होता है तो उसको प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमने उसको दिए होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वाइल लूप है हमारे पास, तो वो करेगा, और वाइल लूप जो है वो रन करेगा हमारे पास। वाइल इसका ये है कि इनका एक तो इनका सिंटेक्स अलग है, और दूसरा इनके पास जो है यूज वाइल और फॉर लूप जो है वो यूज होते हैं नंबर ऑफ इटरेशन नॉट नोन इन एडवांस। आपको जब जो है नंबर ऑफ इटरेशन एडवांस में नहीं पता हो, ठीक है, उसके बाद हम इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर लूप जो है उसमें नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो आपको काउंट जो है वो नोन होती है, और वाइल लूप में आपके पास अननोन होती है, आपको पता नहीं होता, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन स्टेप जो है वो फॉर लूप में अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ये देखिए आप इसमें। और जो है वाइल लूप है उसमें आपको ये जो है ओनली कंडीशन दी गई है वो अंदर है, ये जो है इनिशियलाइजेशन ये बाहर दी गई है, इसका सेंटेंस ये है आपके पास, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ अभी। ओके ओके मैम। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अभी ये हमारे पास आ गया दूसरा डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप जो है ये ये हम कर देते हैं इसको डू व्हाइल को। अब ये डू व्हाइल है, अब फिर से आपका कहीं क्वेश्चन ना आ जाए, मैं पहले बता दूं कि डू व्हाइल जो है उसका क्या फर्क है। डू व्हाइल जो है वो लूप जो है ऑलवेज रन एट लीस्ट वंस, ठीक है। आपने जो कंडीशन दी हुई है ना, तो ये सबसे पहले एक बार जरूर प्रिंट करेगा, आपकी जो है स्टेटमेंट उसको जरूर प्रिंट करेगा एक बार, और उसके बाद जो है कंडीशन को चेक करेगा। जैसे आपको ये इसमें सेंटेंस में पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की हुई है, डू यहाँ पे कंसोर्ट किया हुआ है, और इंक्रीमेंट दी हुई है। जो कंडीशन है वो लूप के बाद दी हुई है। अब जब लूप स्टार्ट होगा रन होना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले ये जो है पहली बार वंस बार ये जो है प्रिंट कर देगा ये वैल्यू आपको, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा और फिर से चला जाएगा यहाँ पे, और इस तरह ये यहाँ पे लूप जो है प्रिंट करेगा। मीन्स ये इसमें बस यही फर्क है कि लूप डू व्हाइल लूप ऑलवेज रन्स एट लीस्ट वंस, ठीक है। देन चेक द कंडीशन, फर्स्ट जो है रन करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ये हो गया हमारे पास for लूप और वाइल डू वाइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप जो है वो मोस्टली आप यूज करते हैं अरे में। फॉर ईच लूप जो है अरे में यूज कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। ये हो गया फॉर लूप। अरे में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका लेट करके मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है फ्रूट्स, उसमें ये अरे बना दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं एप्पल बनाना ऑरेंज, और उसके बाद ये सिंटेक्स है फॉर ईच लूप का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, यहाँ पे उसका सॉरी वेरिएबल उसका नाम आप देंगे अरे, अरे का फ्रूट्स डॉट करके फॉर ईच जो है उसका सिंटेक्स है ये सारा के फंक्शन, और यहाँ पे हमने दे दिया फ्रूट, और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया कंसोल और लॉग करके और फ्रूट आप, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है ये फ्रूट FRUIT, ये वाला ये फ्रूट है और ये वाला फ्रूट से ये डिफरेंस आप देखिएगा। फ्रूट जो है वो हमने ये फ्रूट जो है वो हमारे पास ये वो वेरिएबल है जो हर अरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जब फॉर ईच लूप जो है रन होगा। जब फॉर ईच लूप रन होगा ना आपके पास, तो ये हर अरे के एलिमेंट को है जो है ना आपके पास उसको रिप्रेजेंट करेगा आपको। तो ये इसकी वजह से तो ये फॉर लूप आपके पास रन हो गया, एप्पल बनाना ऑरेंज आपके पास आ गया है। इसको मोस्टली अरे में यूज करें आप, अरे में यूज होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो है वो हमारे पास यूज होता है अरे स्ट्रिंग में और जो है ऑब्जेक्ट में। फॉर इन लूप आप इन तीनों में कहीं पे किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने मैंने तो अभी कवर नहीं कराया, तो हम थोड़ा सा इसका एकदम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे बाद में, सही से समझ लेंगे। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कास्ट करके ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है सेशन, और यहाँ पे मैंने ये इसको वैल्यूज पास की हुई है, ये सारी वैल्यूज मैंने पास की हुई है, एक ठीक मिनट, है। क्वेश्चन है जी हामिद अली का। जी 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 जी
जी हामिद जी आपका करें क्वेश्चन क्वेश्चन। नहीं? चले ठीक है, आप टी कंटिन्यू प्लस करें प्लस हामिद का कोई क्वेश्चन। जी 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 ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट बना हुआ है मैंने यहाँ पे, ये जैसा आप इंट्रो देख लें ऑब्जेक्ट का, इसको एक्सप्लेन बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप जो है हमने चला हुआ है, फॉर इन लूप, ये इसका सिंटेक्स है फॉर इन लूप का। यहाँ पे ये करके इंडेक्सेशन ये दिया हुआ है हमने, और उसके बाद ये जो है वैल्यूज भी प्रिंट कर दूंगी। यहाँ पे कंसोल लॉग करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया की। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो जो कीज है ना वो आपको प्रिंट करके दे देगा फॉर लूप। जैसे मैंने की दे दिया यहाँ पे, तो इसने आपको ये प्रिंट करके दिया फॉर लूप में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इनकी ये जो है वैल्यूज चाहिए, ठीक है, कीज नहीं आपको ये वैल्यूज चाहिए, तो आप ये सिंटेक्स करेंगे, ये स्टेटमेंट कंसोल लॉग सेशन ऑफ की में जो सेशन ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यूज हैं की हमने बात कर दिया। मीन्स की में क्या है अंदर जावास्क्रिप्ट फ्री कुछ ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये नीचे ये आ गए हमारे पास प्रिंट, यहाँ से लेकर फ्री से लेकर। और अब दूसरा हमारे पास अगर आप इन दोनों को सही से इसी फॉर्मेट में करना चाहते हैं प्रिंट, तो आप इस तरह इन जो मैंने आपको नहीं बताया सिंटैक्स, ये पहले बैकटिक्स वाला, तो कंसोल डॉट लॉग बैकटिक्स करके यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, यहाँ पे आपने की असाइन कर दी, और यहाँ पे डॉट से आपने कॉलम लगा दिया रीडेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे आप इसी तरह अपने सेशन जो है यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ये सेंटेक्स आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल इसी तरह प्रिंट करके देगा, रीडेबिलिटी यहाँ पे ये सही होगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए फॉर इन लूप, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप जो है वो हमारे पास अरे स्ट्रिंग में यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में ये यूज नहीं हो सकता। आप इसको ऑब्जेक्ट में यूज ना करें, अरे और स्ट्रिंग इसी में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, फॉर ऑफ लूप को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, फॉर ऑफ लूप जो है वो किसी पर भी लगा सकते हैं हम, स्ट्रिंग अरे और बट ऑब्जेक्ट में नहीं, सॉरी। ठीक है, कलर्स यहाँ पे अरे हमने स्टोर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ कलर डॉट कलर साफ कहाँ करके यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल का यहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ है, सॉरी ये कहा, हाँ ये आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने वेरिएबल पास किया हुआ है, ये जो कलर्स है ना ये जावास्क्रिप्ट, ये जो कलर्स हैं ये हर एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा वन बाय वन। ये इसने यहाँ पे सारी ये अरे आपको दे दिए, ये रहा ये अरे, ये आपको अरे इसने सारी प्रिंट करके दे दी और आपको रुकनी। तो आप ये याद रखिए, लूप हम खत्म कंटिन्यू करते हैं, बस अभी खत्म होने वाले हैं, बल्कि ये खत्म हो ही गए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाला फॉर ऑफ लूप था। अब जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनके लूप्स का थोड़ा बता दूं, उसके बाद हम इनको एंड कर देंगे, जो है कोर्स को एंड कर देते हैं। फॉर ईच लूप जो है वो हमारे पास ओनली वर्क जो है हमारे पास अरे एंड अदर इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करता है। जो मैंने आपको बताया कि फॉर ईच सिर्फ अरे के लिए यूज होगा, आप दूसरों के लिए यूज नहीं कर सकते। अरे और जो भी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स हो उनके लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डोम में नोड लिस्ट आ जाती है, इसी तरह इसमें। ठीक है, और फॉर इन लूप जो है अरे के लिए भी होते हैं, बट ये मोस्टली यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। आप ये याद रखें कि फॉर इन जो है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए होता है, उनके लिए भी होता है अरे और स्ट्रिंग के लिए, मोस्टली ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट्स थी हमारे पास। इसके बाद अब जो है हमें सेशन यहाँ पे एंड करना है, लूप्स तक यहाँ पे हो गया, बाकी जो है हमारा पास रहता है वो हम कल कंटिन्यू कर देंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है,